मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर समझता है। इन सब कार्य को करने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है, यानी भाषा ही विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। भाषा, जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को समझता है, वही भाषा कहलाती है। यानी भाषा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, उर्दू आदि भाषाएं, अनेक भाषाएं बोली जाती है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ईशान निक्की को कॉलेज के विषय में बता रहा है। यानी वो बोलकर अपने मन के जो भाव हैं वो निक्की को बता रहा है और निक्की सुनकर उन्हें समझ रही है। दूसरा भेद है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा का ऐसा रूप होता है जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, गरिमा समाचार पत्र पढ़ रही है। गरिमा समाचार पत्र पढ़कर लिखने वाले के मन के भाव को समझ रही है। समाचार पत्र लिखने वाले ने अपने मन के भाव लिखित रूप में प्रकट किए हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। भाषा का लिखित रूप भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जो ज्ञान विज्ञान है उसे अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने का कार्य करता है। भाषा को मानकता और स्थायी रूप प्रदान करता है। भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक भाषा को माना गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सांकेतिक मतलब संकेत के द्वारा बताए जाने वाली भाषा। सांकेतिक भाषा में मनुष्य संकेतों के माध्यम से भाषा को समझता है। वर्तमान में इसका चलन है, जैसे कि यातायात के नियमों में लाल, नारंगी, पीली और हरी प्रशासन द्वारा यातायात के लिए निर्धारित विभिन्न संकेत जिन्हें हम आसानी से समझते हैं। स्कूल, अस्पतालों और कार्यालयों में शांत रहने के लिए, धूम्रपान नहीं करने के लिए तथा अन्य कई कार्य करने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। परंतु सभी बातों को संकेतों के माध्यम से कह नहीं सकते हैं और सुनकर समझना, संकेतों के माध्यम से संकेतों को देखकर समझना भी बहुत ही कठिन हो जाता है और ये असंभव भी है। अतः विचारों के आदान प्रदान का आसान बनाने के लिए ही भाषा का आविष्कार किया गया है। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि। आगे हम पढ़ेंगे मातृभाषा। मातृभाषा मतलब होता है जो भाषा सबसे पहले परिवार से बोलना सीखी जाती है, वो मातृभाषा कहलाती है। यानी बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, पलता बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, यानी जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है, वह भाषा बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा, आगे हम पढ़ेंगे राजभाषा। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हिंदी को मान्यता प्राप्त हो गई थी 14 सितंबर 1949 को, राजभाषा घोषित कर लिया गया था इसे। हिंदी की उपयोगिता, संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से, यानी एक के बाद एक सोपानों से निकलती हुई हिंदी आज पूरे भारत में, समूचे मतलब पूरे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग में ली जा रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी को विश्व की वैज्ञानिक भाषा के रूप में माना जाता है। यही नहीं, हिंदी सीखना भी बहुत आसान है। हिंदी की वर्णमाला जो कि 50-55 वर्णों से बनी होती है, उससे पूरे संसार की भाषा को बोलना सीखा जा सकता है। यानी हिंदी की पूरी वर्णमाला अगर सीख ली जाए तो उससे हम पूरी भाषा को, पूरे विश्व की भाषा, अलग अलग भाषाओं को सीखने में हमें मदद मिल सकती है। आगे हम पढ़ेंगे लिपि। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहा जाता है। यानी भाषा का सबसे छोटी इकाई जिसके की और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। भाषा का बोला और लिखा गया रूप भी वर्ण कहलाता है। तो जो ध्वनि चिन्ह होता है उसे हम वर्ण कहेंगे। भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है, यानी बनाने का जो तरीका होता है, अर्थात उनको लिखने का जो ढंग होता है, उसे लिपि कहते हैं। यानी लिपि की परिभाषा हो गई, लिखने के चिन्हों के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ये लिखी जाती है। जबकि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर, यानी उर्दू की जो लिपि है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखी जाती है। इसलिए ये अन्य लिपियों से भिन्न कहलाएगी फारसी लिपि। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है और व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा को पढ़ने के नियम पता चलते हैं। व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। यानी जिस शास्त्र के द्वारा, व्याकरण ही ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा हो जाएगी कि भाषा में कुशलता पाने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण किसे कहते हैं कि जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और उसके प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। अतः भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्यतः हिंदी व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले वर्ण विचार, फिर शब्द विचार किया जाता है और फिर वाक्य विचार। वर्ण विचार यानी कि सबसे पहले व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, यानी किस तरह का उसका स्वरूप है, उसकी बनावट है और उसके कितने भेद हैं, उसके विषय में पढ़ा जाता है। फिर इतना अध्ययन करने के बाद हम शब्द विचार की तरफ चलते हैं। फिर शब्द के बारे में हम विचार करते हैं। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों के स्वरूप, यानी शब्दों का बनावट किस प्रकार की है, उसके भेद प्रकार कितने हैं, लिंग वचन आदि पर विचार किया जाता है। फिर आखिरी में, अंत में वाक्य विचार के बारे में पढ़ते हैं। इस विभाग में वाक्य रचना, यानी किस तरह से वाक्य को बनाया जाए, वाक्य की रचना की जाए, विराम चिन्ह किस प्रकार के लगाए जाएं, किस तरह का मन का भाव है उस तरह के विराम चिन्ह लगाए जाएंगे, तो ये वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। इन तीनों स्तरों पर व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। हिंदी व्याकरण में भाषा का अध्ययन इन तीनों स्तरों पर किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे साहित्य। ज्ञान के संचित मतलब इकट्ठा किया गया। लिपिबद्ध यानी लिपि से बंधा हुआ। कोश मतलब होता है भंडार या खजाना। ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य मतलब होता है गद्यांश, जिसके अंतर्गत कहानी, निबंध, लघु कथा, नाटक, एकांकी आदि आते हैं। पद्य मतलब होता है पद्यांश, जो कि कविता और गीत की रचनाओं से लिया जाता है। इन्हें विधा भी कहते हैं। पद्य में गीत और कविताएं होती है। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा को जानकर उसे शीघ्रता से और कुशलता से सीख लेता है। इसलिए साहित्य जो है उसमें सारा ही ज्ञान, यानी जो कवि है, लेखक है, उसका सारा ही ज्ञान निहित होता है, समाहित होता है, सारा ही ज्ञान इकट्ठा होता है। तो इसीलिए ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहा गया है।